तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? इसको पहले सिंगल साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना? साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के इट विल बी 50 साइन 2 इंटू 100 पाई टी, है ना? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, देन पीक वोल्टेज विल बी 50, दिस इज द आंसर। और फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी हाउ इट इज डन। तो ये आ गया पीक वोल्टेज 50। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने ये टर्म जो है, दिस इज नथिंग बट ओमेगा विच इज 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 100 आ रही, तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 दी हुई है, तो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में आपको? पहले हमने साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा के इसको साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन ये वैल्यू पीक वोल्टेज होती है और ये ओमेगा होता है, उससे फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ऑलराइट, so this is completely easy question, important for board also. What about this question? How to do the question number next 44? Sorry. कैसे सॉल्व करेंगे ये बोलिए? I is given, RMS करंट निकालना है। Go back to the basics. RMS करंट का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS is equal to root of I dt upon dt under root of dt. स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, I का स्क्वायर भी, I स्क्वायर dt है, रूट मीन स्क्वायर, रूट लेना है, मीन मतलब टाइम से डिवाइड करना है और स्क्वायर भी करना है। तो ये डायरेक्टली 1/√2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज आरएमएस करंट जो है √2 से कब डिवाइड करते हैं बोलिए? √2 से कब? पीक करंट से जब पीक करंट जो होता है, पीक करंट को √2 से, मैक्सिमम करंट को √2 से कब डिवाइड करते हैं? जब साइन फंक्शन वाला होता है, साइन ओमेगा टी वाला होता है। यहाँ पे साइन ओमेगा टी थोड़ी, ये तो 2√2 वाला है। तो दिस इज 9 नॉन साइनोसाइडल एसी, जो कि बोर्ड में कोर्स में नहीं है। बोर्ड में ओनली साइन के एंड जेई में भी साइन के ही आते जनरली, बट इफ इट इज दिस टाइप ऑफ करंट है ना, देन वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। जो √2 जो आया था वो भी तो हमने उसके बेसिक के फार्मूले से डिराइव किया था, ये वाले फार्मूले से डिराइव किया था, करंट के फंक्शन को स्क्वायर किया था और टाइम से मल्टीप्लाई एंड टाइम से डिवाइड किया था, अंडर रूट भी लिया था होल का, है ना? उसमें 0 से कैपिटल टी तक था, तो 1/√2 टाइम्स आ गया था। बट सेम मेथड वी आर डूइंग हियर, टाइम लिमिट 2 से 4 तक है ना? तो टाइम लिमिट भी लगाएंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी का फंक्शन, आई का फंक्शन पहले लिख देंगे ये, तो टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नीचे तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन, टी रहेगा, लिमिट 4-2 आ जाएगी, या टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा t²/2, ठीक है? ये 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो t² बचेगा, ठीक है? तो ये बेसिक्स पे रूट मीन मतलब टाइम से डिवाइड किया हमने, स्क्वायर करंट के फंक्शन को स्क्वायर करके टाइम से मल्टीप्लाई किया और टाइम से डिवाइड भी किया, तो रूट मीन स्क्वायर बनता है। रूट भी लेना है, मीन भी लेना है, स्क्वायर भी करना है फंक्शन को, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स है which will be useful in competitive examination only, not in boards. Clear? इसमें कोई पॉइंट मिस हुआ तो पूछे।
ऐसे ही ये भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है ना? तो लेस देन की जगह इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर कर देंगे जैसे पहले किया था, स्क्वायर करके लिमिट यही लगा देंगे 0 से लेकर। इसमें आंसर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक आंसर इज गिवन सी, ए इज गिवन, सी इज कमिंग, है ना? ऐसे देखो, टी टू द पावर 4 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन 5, टी टू द पावर 5 हो जाएगा। तो सी आंसर है, गिवन इज ए। वही मेथड फॉलो किया। तो भाई ये भी सेम मेथड, बट इसमें पहले करंट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, देखो, है ना? करंट यहाँ से यहाँ तक, इसमें लिखा नहीं है करंट का, मतलब अप टू आरएमएस वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो इसमें देखो, ये ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू आई इक्वल टू 10 है, और ये t/2 है, यहाँ तक साइकिल कंप्लीट हो रही है, देखो ऐसे। इसको टी लेंगे, तो अगर हम इतना निकाल लें तो इधर भी सेम पैटर्न है, स्क्वायर होके वो भी ये -10 है ना? नेक्स्ट भी निकाल देंगे 0 t/2 टू टी। तो यहाँ से यहाँ तक निकाला, इधर भी सेम है, माइनस है, तो स्क्वायर हो जाता है। तो होल साइकिल के लिए भी होल साइकिल के लिए भी होता है। एसी में भी अगर आप देखेंगे, अगर जीरो से एक अगर जीरो से t/, एसी करंट जो है ना, साइनोसाइडल एसी, उसमें 0 से t/2 तक निकालो, कभी भी 1/√t 1/√2 आएगा। नेक्स्ट साइकिल नेगेटिव होती है उसमें, ऐसे है ना? तो 0 से t/2 तक निकालो या t तक निकालो आरएमएस करंट, सेम आता है 1/√2 तक। तो इसमें भी जब सॉरी, तो इसमें भी देखिए, अगर हम यहाँ तक निकालें, दैट इज t/2 तक, तो 10 एम्पियर आ रहा है। वाई 10 एम्पियर? बिकॉज कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एवरेज वैल्यू भी वही आएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी वही आएगी, आरएमएस वैल्यू भी वही आएगी। 10 तक चल रहा है, फिर नीचे -10 चल रहा है, इसमें एवरेज वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बिकॉज ऊपर +10 नीचे -10, जितना चार्ज आगे जाएगा उतना पीछे आ जाएगा। बट आरएमएस में तो स्क्वायर हो जाता है, माइनस वाला टर्म भी फिर से प्लस हो जाएगा, है ना? यहाँ पे स्क्वायर होके फिर से वही आ जाएगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट उसके लिए भी, है ना? तो इट इज गोइंग टू बी सेम, हाफ साइकिल के लिए निकालें या फुल साइकिल के लिए निकालें, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकालें या 1/4 के लिए निकालें, तो एवरेज वैल्यू इज, आरएमएस वैल्यू इज गोइंग टू बी 10 ओनली, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, है ना? यहाँ तक भी कांस्टेंट है, फिर नीचे भी -10 है, स्क्वायर होने के बाद वो भी वही फंक्शन बनेगा। आर यू गेटिंग? तो कांस्टेंट अगर है तो आरएमएस वैल्यू उतनी आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ये सब तुम्हें जेई वगैरह में काम आएंगे, ये पॉइंट, नॉट इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ओके, ये कैसे करेंगे?
पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू कितने टाइम में पहुंचता है? T/4 में। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पीक वैल्यू, ये आप T/4 डायरेक्ट कर लो ना, उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? टाइम पीरियड यहाँ से मिल जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या टाइम डायरेक्ट मिल जाएगा। और आरएमएस के लिए v को कितना रखेंगे? Vm/√2, तो ये Vm के साथ कैंसिल हो जाएगा। आरएमएस के लिए T2 निकाल लो, ठीक है। T1 जो है पीक वैल्यू पहुंचने में T/4, और उसमें T2 निकालने के लिए यहाँ पर 220/√2 कर देंगे, ये T2 कर देंगे, T2 भी मिल जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है T1 minus T2, that will give you the टाइम डिफरेंस। पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, आरएमएस तक पहुंचने में कितना करंट लगता है, तो उसमें 1/√2 कर दिया था लेफ्ट साइड में। यहाँ पर पीक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में 1/√2 मीन्स sin 45, 5/4 हो जाएगा, साइन हट जाएगा, टी मिल जाएगा। तो आरएमएस तो हमने निकाला है ऑलरेडी, आरएमएस वाला क्वेश्चन किया था, 0 से आरएमएस कब पहुंचता है। और पीक जो है टोटल टाइम पीरियड का 1/4 होता है। पीक के लिए देखो, एक मिनट इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। देखो पीक का ग्राफ कैसे ऐसे आता है, ये कितना टाइम होता है, ये इधर टाइम दिया हमने, ये आपका T/4 हो जाएगा। तो वो तो डायरेक्ट निकल, पहले फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिया, ये ओमेगा है, उससे फ्रीक्वेंसी 50 आई, टाइम पीरियड 1/50 आया, उसका 1/4 कर दिया, तो पीक पर पहुंचने में 1/200 सेकंड लगेंगे ना। और 0 से आरएमएस होने में 1/√2 टाइम्स कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/400। तो टाइम डिफरेंस इज 1/200 minus 1/400, that is 1/400, that is 2.5 into 10⁻³ C ऑप्शन। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, ऐसा बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्लियर और नॉट? अब तुम्हें पीक, अगर ये वैल्यू तुम ऐसे भी कर सकते थे, T/4 अगर नहीं करना, पीक वैल्यू पर यहाँ पे आई नॉट लिख दो, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो, T1 मिल जाएगा, उस केस में आपको T1 मिल जाएगा, ये आपका T2 मिला था, तो ऐसे मेथड से पीक भी निकाल सकते, पीक पे करंट कितना होता है, आई नॉट होता है, दैट विल बी नथिंग बट ए T/4 ओनली। टोटल टाइम का 1/4 टाइम लेते पीक पर, तो दोनों का डिफरेंस जो है आ गया। क्लियर और नॉट? कन्विंस? आप कन्विंस हुए कि नहीं? ये क्वेश्चन से बोलिए। Yes, sir. yes है ये? Yes, sir. ओके ओके। और उतना ही टाइम, देखो इन्होंने क्या बोल रहा है, पीक टू आरएमएस सिमेट्रिक है, फिर पीक से आरएमएस तक आने में, ये सपोज ये आरएमएस की वैल्यू ये वाली 1/√2, तो आरएमएस से पीक तक जितना टाइम लगेगा उतना ही पीक से आरएमएस तक आने के लिए टाइम लगेगा। सिमेट्रिक है ना? ऐसे इधर से जाएगा आरएमएस, ये आरएमएस वैल्यू है सपोज, यहाँ पर देखिए ये I0/√2 है, I0 लिखते हैं IM, और ये पीक वैल्यू है, जितना इधर से लगेगा उतना ही इधर से लगेगा, उतना ही वापस आते समय भी आरएमएस तक आते समय में लगेगा। तो सिमेट्रिक है, हमने एक साइड का निकाल लिया, आरएमएस से पीक तक निकाल लिया। जैसे यहाँ से देखो, जितना 0 से पीक पर लगता है उतना पीक से 0 पे लगता है टाइम, सिमेट्रिक होता है। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? Direct current of 5 ampere is superimposed on alternating current I is equal to 10 sin omega t flowing through a wire
द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट, मतलब इफेक्टिव किसको बोलते हैं, आरएमएस को। तो दोनों को ऐड कर दो, करंट का फंक्शन क्या मिलेगा, 5 + 10 sin ओमेगा टी। तो ये कांस्टेंट वाला फंक्शन है, ये वेरिएबल फंक्शन है। तो करंट का फंक्शन मिल गया। फिर से वही मेथड फॉलो करेंगे, रूट मीन स्क्वायर का। इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे, है ना, फिर उसका रूट मीन टाइम डिवाइड मल्टीप्लाई बाय dt डिवाइड बाय dt एंड रूट ले लेंगे उसका। ओनली थिंग दो करंट है अभी, दोनों को ऐड कर लो, एक फंक्शन बन गया। और वही मेथड फॉलो करो जो कि हमने आरएमएस निकालने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो देखो इसको, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, साइन ओमेगा टी dt 0 से t तक 0 होती है साइन फंक्शन, और स्क्वायर फंक्शन का 1/2 होता है स्क्वायर फंक्शन का, साइन या कोसाइन का। मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और 1 कंप्लीट साइकिल हमने डिस्कस की थी बिगिनिंग में। देखो दोनों करंट को ऐड कर दिया, एक डीसी है, वन इज डीसी, अदर इज एसी, दोनों ऐड कर दिया तो करंट का फंक्शन बन गया, नेट करंट बन गया, आई मिल गया। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे इसको, रूट इसके अंदर डालेंगे, फार्मूला क्या है, IRMS इज अंडर रूट ऑफ फंक्शन का स्क्वायर dt अपॉन dt। ये आई कर लो, इसको स्मॉल आई कर लेते हैं। स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर इधर करना है इसके अंदर, है ना, आई dt। होल फंक्शन का स्क्वायर किया, नीचे टाइम से डिवाइड किया, स्क्वायर होने के बाद ये तो 25 हो गया पहला टर्म, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा टर्म ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 100 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 इंटू 5 इंटू 100, तो नहीं 2 इंटू 5 इंटू 10, तो 100 साइन ओमेगा टी। ठीक है, 0 से t, नीचे t आ जाएगा, वन टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे, नीचे कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस विल बी 0 टू कैपिटल टी, तो नीचे कैपिटल टी आ गया। नाउ ये फंक्शन देखो, स्क्वायर वाले फंक्शन की वैल्यू होती है हाफ, और टी इधर भी शिफ्ट करना पड़ेगा इसके साथ भी, तो साइन फंक्शन की होती है 0, तो ये तो 0 हो गया साइन ओमेगा टी फंक्शन, तो ये 0 हो गया, और ये 1/2 हो जाएगा, और इधर भी, इधर आ जाएगा 20, लिमिट लगा देंगे 25t। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू होती 1/2t आती है। ठीक है, तो टी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा है, 25 + 50 75, 5√3 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, बी, सॉरी। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किए थे हम लोगों ने, पता है, ये वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन इसकी एवरेज वैल्यू बाय टी इज हाफ, ये टी कैंसिल होने के बाद हाफ आ रहा है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती। गॉट इट। तो ये पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये आ रहा है √75। हमें इंटीग्रेशन याद नहीं रखनी है ऐसे, हमें कैलकुलेट प्रूव करके नहीं दिखाने। स्क्वायर का उन्होंने क्लियरली एनसीईआरटी बुक में दिया 1/2, और साइन एंड कॉस फंक्शन का 0 दिया है, हमने बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर में लिखे भी थे वो पॉइंट्स। वैसे भी ऑब्जेक्टिव है ये, यू हैव टू बी ब्रीफ। गॉट इट। Yes, sir. ओके,
ट्रायंगल में देखो, जनरली ट्रायंगल में 1/√3 आता है, बट फिर भी आप करके देखिए ट्रायंगुलर वेव में पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, ओनली फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी इक्वेशन नहीं दी है, y = mx से इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, इतने उसकी सिमेट्रिक है तो इट विल फॉलो द सेम। अगर हमने यहाँ का RMS निकाल लिया तो वन साइकिल का भी सेम रहेगा। तो इसकी इक्वेशन लिखो, स्लोप कितना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये लिखा हमने v0 अपॉन t/4। इक्वेशन बन गई v की, बस इक्वेशन बन गई। फिर से वही RMS रूट मीन स्क्वायर करेंगे फंक्शन का, टाइम के साथ एवरेज लेंगे, टोटल का रूट कर देंगे सबका। वो ये फंक्शन को कर दो फिर मैथ से पूरी इसमें। ये लास्ट में देखो सॉल्व करने के बाद √3 आता है इसमें। ये हमने 1/4 के लिए निकाला, लेकिन सिमेट्रिक है वो, तो पूरा टाइम वो हम उसको फुल साइकिल के लिए भी यही बोलेंगे। मेन AC का भी आप निकाल के देखिए, अपना साइनोसाइडल AC का 1/4 के लिए भी निकालिए, इतना केवल t/4 के लिए, वही 1/√2 आएगा। सिमेट्रिक है ना आगे का, ठीक है। तो ट्रायंगल में याद कर सकते हैं 1/√3 टाइम्स होता है, ट्रायंगुलर शेप दी हुई है ना, तो उसमें 1/√3 टाइम्स। पीक वैल्यू कितना है, v0 है, v0 को √3 से डिवाइड कर दो। ट्रायंगुलर में इजी है याद रखना ये रिजल्ट, गेटिंग और नॉट। साइनोसाइडल में 1/√2 टाइम्स, दिस इज 1/√3। साइनोसाइडल में थोड़ा ज्यादा रहेगा, देखो ऐसे आती, ऐसा कर्व आता है ना, तो उसमें मोर है थोड़ा, इसमें कम है। 1/√3 इज हायर वैल्यू, तो RMS वैल्यू कम आ रही। ऑल राइट, अरे देयर, Yes, sir. तो ट्रायंगुलर में 1/√3 याद कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी F is flowing in the circuit containing resistance R and a choke L। चोक में इंडक्टर होता है ना, इन सीरीज, वैसे भी L दिया हुआ है, वो समझ में आ जाएगा, इंडक्टर दिए। द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, वेरी इजी क्वेश्चन। इम्पीडेंस क्या होता है, √R² प्लस XL²। XL कितना होता है, 2π, XL इज 2πfL, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी? B option. या ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम इन दिस। इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस, और उसको फेजर से ऐड करते हैं ना। ये स्क्वायर क्यों होता है, वो 90 डिग्री पे आउट ऑफ फेज होते हैं वोल्टेज एंड करंट, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम से ऐड होते हैं वो, बिकॉज दे आर नॉट इन फेज। आउट ऑफ फेज है 190 डिग्री, तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं, हमने निकाला टोटल वैल्यू उसकी। व्हाट अबाउट दिस, ट्वेंटी वोल्ट AC is applied to the circuit consisting of resistance and coil with the negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 volt, the voltage across coil is how much? कितना होगा बोलो? वो फार्मूला So impedance नजर का आएगा लगा मत। सकते हैं, I mean जो इम्पीडेंस नहीं, वोल्टेज का डायरेक्ट सीखा था ना हमने, VR²। वही वाला। हाँ, वैसा टाइप, बिकॉज अगेन दे आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज,
तो इम्पीडेंस जैसा ही बोल सकते हैं उसको, है ना, बट वोल्टेज के टर्म्स में। अभी वोल्टेज निकालना है तो उनको वोल्टेज लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना उसको, है ना, दे आर नॉट इन फेज, डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं होगा, ये याद रखना आपको, है ना। उसके लिए फार्मूला बनाया था हमने, अगर कैपेसिटर भी होता तो यहाँ पे वीसी का होल स्क्वायर हो जाता है ना, कैपेसिटर का माइनस करना पड़ता है वोल्टेज, वाई बिकॉज इट इज अपोजिट आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, तो कैपेसिटर का यहाँ माइनस हो जाता है। तो वो नहीं है तो छोड़ दो, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज इज 20 और एक के क्रॉस 12 है, दूसरे के क्रॉस निकालना है, स्क्वायर कर दिया पूरा, सॉल्व कर लिया, 16 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, ये ऑप्शन डीसी में हम लोग डायरेक्ट करते हैं ना, डीसी होता है वैसे लिखते हैं हम V1 प्लस V2, है ना, बट ये एसी है तो दे आर आउट ऑफ फेज, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं उनको, है ना, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ, अभी ये 16 है और ये 12 है, 12 प्लस 16, तो ये आपका हो गया 28 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज तो 20 है और ये 28, तो कहाँ से 8 वोल्ट एक्स्ट्रा हो गया? हाउ द 8 वोल्ट इज एक्स्ट्रा, फ्रॉम वेयर इट कम्स? आंसर क्या लिखेंगे इसका? अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा वोल्टेज, क्या आंसर लिखा था हम लोगों ने? बिकॉज दे आर नॉट इन फेज, वोल्टेजेस आर नॉट इन फेज, फेज में नहीं है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते उनको। तो आंसर गिवन इन एनसीईआरटी बुक इज because they are not in phase, their algebraic addition is always more than the applied voltage. algebraic में मतलब हम सीधे ऐड कर रहे हैं उसको, ऐसा ले रहे हैं, एक वोल्टेज ये है और एक वोल्टेज ये है, जबकि वो दूसरा वोल्टेज ऐसे ऊपर की तरफ है और ये अपना वेक्टर उनका फेजर सम है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? फाइव निकालना है ना, फाइव, 10 5 से निकाल सकते हैं, 10 5 एक्सएल अपॉन आर, ऐसे टाइम इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे आर रहता है, यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्ससी रहता है, यहाँ पर जेड रहता है ना तो ये 5 हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, तो केवल एक्ससी है, एक्सएल ही है, एक्ससी नहीं है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो एक्सएल निकाल लो, एल दिया है ना, ये एक्सएल दिया है, ये क्या दिया है, ये L है वो। एल है, तो एक्सएल निकाल लो 2 पाई एफ से, हेनरी इंडक्टेंस है बिकॉज हेनरी यूनिट दिया, ओम दिया होता तो एक्सएल हो जाता है ना, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके एक्सएल निकाल लो, और आर तो डायरेक्ट दिया है, तो 10 5 का फार्मूला लगा दो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैन यू सी 2 पाई एफ एल से हमने एक्सएल निकाल दिया, विच इज कमिंग टू बी 400, आर दिया है 300, तो 10 5 400 बाई 300, tan inverse 4 by 3, which will be the right answer. पावर फैक्टर कितना होगा बोलो? व्हाट विल बी Cos पावर 5 फैक्टर? या R by cos Z. 5 r by z, तो r तो 300 है, z कितना आएगा 500, है ना, तो 3/5 आ जाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर इन दिस केस विल बी 3/5 because hypotenuse will be 500,
cos phi will be just 3 more question, then we'll write up. ये कैसे करेंगे देखो, L दिया है, C दिया है, R दिया है, the resistance of inductor and capacitor are same, the reactance of either of them will be. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, बोलो, how to do this question? XL and XC बराबर है, ये बोल रहे हैं reactance of inductor and capacitors are condenser means capacitor. कंडेंसर किसको बोलते हैं? कैपेसिटर को बोलते हैं। तो XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। तो हमें निकलना क्या है, लेकिन रिएक्टर XL या XC XL और XC दिया है, इक्वल है, बट निकालेंगे कैसे? क्या चाहिए हमें? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हमें एक्सेल चाहिए ना, एक्सेल के लिए क्या चाहिए? 2 पाई FL। तो L तो दिया, F नहीं दिया, F कैसे निकालें? हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ F? फ्रीक्वेंसी निकालनी है पहले, फ्रीक्वेंसी दी नहीं है और इनडायरेक्टली दी हुई है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन इनडायरेक्टली। Any clue? Any clue? देखो कब इक्वल होते हैं ये? एक्सेल एंड एक्सी कब इक्वल होते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पे। तो रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बोलो? अच्छा, वो फॉर्मूला 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ LC। दोनों इक्वेट करके सॉल्व करते हैं ना, देखो दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ से ये 2 पाई FL हो गया, ये 1/2 पाई FC हो गया, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ले लेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख के फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे L से N2 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। कैन यू सी इट? या देखिए, पहले F निकाल लिया हमने, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ पहले F निकाल लिया। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूला, दिस इज नथिंग बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, F ही लिखो कोई बात नहीं, FR है ये, या F0 भी बोलते हैं उसको। तो सॉल्व कर लिया, F आ गई आपकी, और ये 2 पाई के टर्म में आ गए, 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 2 पाई F ही चाहिए हमें, विच इज 10⁴। L से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 Ohm, है ना, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन आल्सो। बोर्ड में भी आ सकता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओनली थिंग यू हैव टू थिंक। क्लियर? यस सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन एंड विल फाइंड आउट। तो देखते ये क्या है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर थ्रू एन अमीटर, रीडिंग ऑफ द मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमीटर क्या कौन सा करंट रीड करता है, बोलिए? whether it reads average current or RMS current or current only, instantaneous current, RMS current। RMS current, all the instruments reads
indicates RMS current. तो RMS current निकालना है, peak voltage है, Ohm's law, IRMS is equal to VRMS upon XC. XC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पाई नहीं 1 अपॉन XC के लिए 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 2 पाई FC. F दिया यहाँ से, देखो F यहाँ से मिलेगा हमें, ओमेगा C डायरेक्ट लिख लो ना, XC निकालने के लिए 1 अपॉन ओमेगा C. ओमेगा किसको बोलते हैं? टी के कोएफिशिएंट को 100 दिया ये. तो ये आप अपने आप कीजिए, मेरे पास है का सॉल्यूशन. आई थिंक इट इज नॉट देयर, यू कैन डू इट. है इधर है क्या? हाँ यहाँ पर है शायद, चलो देख सकते हैं. तो ओमेगा डायरेक्ट दिया है तो उसको ओनली थिंग यू रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर कि जो इंस्ट्रूमेंट है आरएमएस करंट निकाल इंडिकेट करते हैं, ना कि पीक करंट. यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है ना, तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है. एक्स की वैल्यू ओमेगा सी ऊपर आ गया, तो ये आरएमएस विल बी 200 √2 को √2 से डिवाइड कर देंगे तो आरएमएस वोल्टेज मिल जाएगा ये 200. ठीक है, और ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दो तो ये 20 मिली एम्पियर आ रहा है, विच इज द बी ऑप्शन. इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. गॉट इट? Yes, sir. ओके, वन मोर क्वेश्चन देन विल माइंड. देखिए ये भी, when 100 volt DC is applied across the coil, current of 1 ampere flows through it. When 100 volt AC at 50 hertz, 50 cycle per second is applied to the same coil, then only 0.2 ampere current flows. Impedance निकालना है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें और यहाँ से क्या मिलेगा बोलो? ओम्स लॉ लगाएंगे, इम्पीडेंस तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा ना. प्रॉब्लम क्या है? सेकंड पॉइंट से इम्पीडेंस डायरेक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का यूज ही नहीं है. एल निकालना होता तब कैलकुलेशन करना पड़ता. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इम्पीडेंस तो सेकंड केस में मिल जाएगा ना. एसी में क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस, अपना टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है ओम्स लॉ लगाने से. डीसी में आर मिलता है बस. एक्सएल जो है, एक्सएल 0 हो जाता है डीसी में. तो सेकेंड केस में टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. फर्स्ट का करना ही नहीं, फर्स्ट को यूज करना ही नहीं, इसको देखो. सेकेंड केस में क्या करो, कितना वोल्टेज है? 100 है. कितना करंट है? 0.5. तो Z इज इक्वल टू V बाई I, 100 अपॉन 0.5, 200 ओम. डायरेक्ट हो गया. और पहले से इससे हमें R मिल जाएगा. अगर बोला जाए L निकालो उसका, तब हमें Z मिल गया, R मिल गया, तो Z विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो L निकालने के लिए प्रॉब्लम थी इसमें. जनरली वही होता है, इंडक्टेंस पूछा जाता है स्टेप के क्वेश्चन में, बट यहाँ पे केवल इम्पीडेंस पूछा है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. ओके, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ. जस्ट क्लियर. तो tomorrow will not have the class because you have the practicals. Day after tomorrow will continue from here. ठीक है, 19th को, फिर 21st को रखेंगे, 24th तक रखेंगे, फिर 25th से रखेंगे प्रिपरेशन लीव. ऑलराइट? Yes, sir. ओके देन, थैंक यू. चलो, कुछ डाउट्स है क्या? Any No, doubt? sir. चलो फिर, आई एम वाइंडिंग इट अप. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. चलो चलो, thank you.